बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरलिपिडीमिया साइंस। ठीक है, तो पहले तो आप इस वर्ड को समझें। हाइपर मीन क्या होता है, हाई, ठीक है। लिपिड मीन के लिपिड, और ईमिया मीन्स ब्लड। ब्लड के अंदर आपको क्या है, लिपिड लेवल्स ज़्यादा मिलते हैं, इसे हम हाइपरलिपिडीमिया का नाम देते हैं। तो उसने कहा है कि किन किन कंडीशंस में आपका जो है हाइपरलिपिडीमिया होगा। एक तो ज़ेंथोमास, ठीक है। अच्छा, सिंपल मैं आपको ये भी बता दूं, जब आपके ब्लड के अंदर क्या है, ये लिपिड लेवल्स हाई हो जाते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ब्लड जाता है तो ये लिपिड क्या है, जाके अकामुलेट होने लग जाता है, ठीक है। तो इसे हम, जैसा कि हमारे पास ज़ेंथोमास की एग्जांपल है, जब अगर आपके स्किन के नीचे, ठीक है, अगर ये लिपिड बैठ जाए तो उसे हम ज़ेंथोमास का नाम देते हैं। प्लैक्स और नोड्यूल्स कंपोज्ड ऑफ द लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट्स, ठीक है, इन स्किन के अंदर अगर बैठ जाए उसे हम ज़ेंथोमास का नाम देते हैं। स्पेशली उसने एग्जांपल दी है आईलेट्स के इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फिगर को देख सकते हैं, ए और बी को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिपिड क्या है, आपका कमुलेट हुआ पड़ा है अंडरनीथ द स्किन। और इसी तरह आप यहाँ पे आईलेट के ऊपर भी देख सकते हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है, लिपिड लेवल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टेंडिनस जो है हमारे पास, इट्स मीन्स के टेंडन्स पे अगर लिपिड बैठ जाए उसे हम टेंडिनस जो है ज़ेंथोमा का नाम देते हैं, ठीक है। स्पेशली उसने कहा है अकाइलिस टेंडन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेंडन्स पे आपको ये लिपिड्स क्या डिपॉजिट मिल रहे हैं, और फिंगर एक्सटेंसर भी। इसी तरह हमारे पास कॉर्नियल अर्कस है। कॉर्नियल अर्कस अगेन, कॉर्निया में अगर लिपिड डिपॉजिट हो जाए, बैठ जाए, तो उसे हम कॉर्नियल अर्कस का नाम देते हैं। उसने कहा है कि ये ओल्डर अडल्ट्स के अंदर मिलता है, ठीक है, बट अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ विद द हाइपरक्लोरेस्टेमिया, ठीक है। तो इस तरह से वो एक क्लिनिकल जो है स्टेटमेंट बनाएगा, वो आपको बोलेगा कि एक ओल्डर अडल्ट है, ठीक है, ओल्डर अडल्ट है। जब आपने एग्जामिन किया तो आपको क्या है, कॉर्निया पे लिपिड लेवल्स हाई मिले, तो वो आपको डिफरेंट किस्म की टर्म्स दे देगा, ज़ेंथोमा दे देगा, टेंडिनस जो है दे देगा, कॉर्नियल अर्कस दे देगा। तो आपने कॉर्नियल अर्कस को क्या है, टिक करना है। इसी तरह वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरी आई की बीमारियां भी बता सकता है, ठीक है। तो आपने कॉर्नियल अर्कस को क्या है, टिक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एथरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इन दोनों में पहले आपको पता होना चाहिए। एथरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथरो मीन्स कि यहाँ पे आपकी लार्ज वेजल्स का क्या है, डैमेज होगा, जबकि आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या है, आपको स्मॉल वेजल्स का डैमेज होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें होता क्या है, असल में आपकी आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, इसमें भी हार्ड हो जाती हैं ड्यू टू लार्ज वेजल्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क आपने ये याद रखना है, एथरोस्क्लेरोसिस में लार्ज वेजल्स आती हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस में स्मॉल वेजल्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं हमारी बुक की स्टेटमेंट में। अच्छा, सिंपल आपको पहले पता होना चाहिए आर्टरी की लेयर्स कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं, कौन सी, ट्यूनिका, एंटीमा, जिसे हम इंटरनल जो है इन अंदर वाली का बोलते हैं, ठीक है। एक होती है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, जो दरमियान में आती है, ट्यूनिका मीडिया। इसी तरह हमारे पास ट्यूनिका एडवेंटिश है, जो कि बाहर वाली होती है, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं आर्टरी की, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी ट्यूनिका एंटीमा के अंदर ये क्या है, कोलेस्ट्रोल प्लैक्स अकामुलेट होने लग जाएं, उसे हम एथरोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह उसने लिखा है डिजीज़ ऑफ द इलास्टिक आर्टरीज एंड लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज। सिंपल है ये, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनता होता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एथरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी में होता है, तो आपने हमेशा एब्डोमिनल एओर्टा को टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्रोनी आर्टरी को या इसी तरह हमारे पास पोप्लेटर आर्टरी को टिक कर आते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ है, इसको आपने ठीक करना है, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा मोस्ट कॉमन, यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हैं, मोस्ट कॉमन काज जो है हमारे पास एथरोस्क्लेरोसिस की क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा है। अगर वो आपसे पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन काज क्या है, तब आपने कोरोनरी आर्टरी को टिक करना है। इसी तरह थर्ड, ये वो जो है आपने इनको ठीक से पढ़ लेना है। अच्छा, इसके बाद रिस्क फैक्टर्स, ये होती क्यों है एथरोस्क्लेरोसिस, वो चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, ये टर्म भी काफ़ी बच्चों को जो है कंफ्यूज करती है, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल साइड पे आप लिख लें, वो फैक्टर्स जो चेंज हो सकें। इट्स मीन्स कि अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो वो खुद को ठीक कर सकता है, अपनी साल्ट डाइट को कम करे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्मोकिंग को ख़त्म कर दे, ठीक है, वो ना पिया करे। डिसलिपिडीमिया, वो ऐसी चीज़ें जो लिपिड लेवल्स
जिनमें ज़्यादा होता है उनको क्या स्किप कर दे तो ये मॉडिफाइबल है। इट्स मीन्स कि बंदा खुद से चेंज कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ला के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे डायबिटीज़ भी है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम मॉडिफाइबल चेंज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल क्या है, वो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अब मेरी उम्र है 23 साल, ठीक है, तो अब मैं इसको 22 साल नहीं कर सकता, ये चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। इसी तरह मेल सेक्स है तो मैं इसे नहीं चेंज कर सकता। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस वो होते हैं जो है पोस्ट मेनोपॉजल 51 के बाद की जो आती हैं वो खुद को चेंज नहीं कर सकती। फैमिली हिस्ट्री ये भी चेंज नहीं हो सकती। तो ये एक सिंपल टर्म आपने याद रखना है। इधर मॉडिफाइबल के साथ आप लिख लें कैन बी चेंज, नॉन मॉडिफाइबल्स कैन नॉट बी चेंज, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर एथरोस्क्लेरोसिस होती है, एक मिनट में इसको रिमूव कर लूँ। अगर किसी को एथरोस्क्लेरोसिस होती है तो उनमें सिम्टम्स आपको कौन से मिलते हैं, ये चीज़ आपने अब देखनी है, ठीक है। एक तो हमारे पास अंजाइना है, ठीक है, अंजाइना है, ठीक है, जो चेस्ट पेन के साथ है। क्लाउडिकेशन क्या है, यहाँ पे भी आप साइड पे लिख लें। एक पेशेंट कहेगा कि मैं पेन महसूस करता हूँ जब चलता हूँ, जब वॉक करता हूँ तब मुझे पेन महसूस होता है, ठीक है, ठीक है। ये इसे हम क्लाउडिकेशन का नाम देते हैं। उसने फिर ये भी लिखा है कि ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी एथरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रोग्रेशन, इट्स मीन्स ये पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। सिंपल आपने क्या है समझना है, ये आपकी क्या है, मैं यहाँ पर, ये आपकी ल्यूमन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, हमारे पास एंडोथेलियम है, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या स्मूथ मसल्स है, ठीक है। इस इन टर्म्स पे आपने फोकस करना है। ये नॉर्मल आर्टरी का स्ट्रक्चर है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब उसने पैथोफिजियोलॉजी में क्या आपको बताना है, उसने बताना है कि इंडोथीलियल डिसफंक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडोथीलियम है, यहाँ पे डिसफंक्शन होगा। जैसे ही डिसफंक्शन होगा तो यहाँ पे आपके सेल्स आने लग जाएंगे, लाइक मोनोसाइट्स, ठीक है। अब जब मोनोसाइट्स आएंगे तो आगे जो है आपके मैक्रोफेजेस एलडीएल को खाना स्टार्ट कर देंगे। जब आपके मैक्रोफेजेस एलडीएल को खाना स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, हम देते हैं फोम सेल, ठीक है, जिसे फैटी स्ट्रीक का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फाइब्रस प्लैक्स फॉर्मेशन होती है। ये मैं सिंपल पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और इसका निचोड़ भी मैं आपको बताता हूँ। स्मूथ मसल्स की माइग्रेशन होगी, ठीक है, और स्मूथ मसल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, या ये जो है यहाँ पे प्रोलिफरेट मिल जाएगा, ठीक है, फाइब्रस प्लैक की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एथरोस्क्लेरोसिस की सिंपल क्या है, जो है पैथोफिजियोलॉजी है। अच्छा, अगर एक टर्म है हमारे पास एथरोमा, अगर कोलेस्ट्रोल प्लैक प्लस प्रोटीन जो है मिल जाए, इसे हम नाम देते हैं एथरोमा। ये साइड पे आप लिख लें, ठीक है, ये सीधा पैथोलॉजी का एक नंबर है आपका, ठीक है। कोलेस्ट्रोल प्लैक्स और प्रोटीन डिपॉजिट्स मिले या फाइब्रस मिले आपको तो उसे आप एथरोमा का नाम देते हैं। अच्छा, कैल्सिफिकेशन का मतलब भी एक हमेशा आपने याद रखना है। अगर वो कैल्सिफिकेशन का टर्म यूज़ कर रहा है, अब मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। इट्स मीन्स के फ़र्ज़ करें कि हार्ट है, ठीक है, हार्ट पे अगर आप कैल्सिफिकेशन की बात करें तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो गई है। तो ये एक एबनॉर्मल जो है हमारे पास बिहेवियर है हार्ट में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो इसमें भी आपको कैल्सिफिकेशन मिलती है आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है, सिंपल ये चीज़ आपने याद रखनी। इसके बाद अब कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, एक सेकंड मैं इसको रिमूव कर लूँ। अच्छा, कम्प्लिकेशंस में हम जो है देखते हैं इस्कीमिया होगा, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है सही से नहीं जाएगी तो उसका इस्कीमिया हो जाएगा। इन्फेक्शन होगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एनोरिज्म का भी सिंपल आप लिख लें। अगर आपकी एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आर्टरी हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एनोरिज्म का। यहाँ पे आप इस तरह से जो है ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ये एक एबनॉर्मल डायलेशन है ये वाली, ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एनोरिज्म। अच्छा, इसके बाद पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है जिनको एथरोस्क्लेरोसिस होती है। थ्रम्बस होने के भी चांसेस होते हैं। थ्रम्बस है तो ऑटोमेटिकली उसे एम्बोलिज्म होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। नॉर्मल आपने जो है यहाँ पे एक स्पेस दी हुई है, यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉर्मल आपने लिखना है कि इंडोथीलियल हमारे पास सेल्स जो हैं, इंडोथीलियल सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, सॉरी। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड
एंडोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड, ठीक है, इसको इग्नोर करें आप। अच्छा, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं आपके एंडोथेलियल सेल्स, तो ये क्यों बनाते हैं, इसका मकसद क्या होता है, ताकि आपके प्लेटलेट जो है वो अटैच ना हो। प्लेटलेट क्या है, अटैच ना हो, ठीक है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। अगर हमने जैसा कि इसमें पढ़ा था कि आपके एंडोथेलियल या एंडोथेलियम का डैमेज होगा तो क्या ख्याल है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, नहीं बनेगी। जब नाइट्रिक ऑक्साइड ही नहीं बनेगी तो प्लेटलेट अटैच नहीं होंगे। जब प्लेटलेट अटैच नहीं होंगे तो थ्रम्बस होने के क्या हैं, चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद इसका मैं एक क्लिनिकल केस बताता हूँ आपको, ठीक है। इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्या है, क्लियर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइज सिंड्रोम का। तो पहले तो आपको सिंड्रोम और साइन और सिम्टम्स के बारे में मैं जो है बता चुका हूँ। पहले साइन देखते हैं, ठीक है, और फिर हम सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर देखे, ठीक है, जो क्या है, डॉक्टर देखे पेशेंट के अंदर, लेट्स सपोज उसकी कोई आई की प्यूपिल देख रहा है डॉक्टर, ठीक है, तो वो पेशेंट खुद से नहीं देख पाता, या तो उसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं है क्या चीज़ देख रहा है क्या नहीं है, और उस पेशेंट को समझ नहीं आ रही, तो इसको हम साइन का नाम देते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट किसको, डॉक्टर को बताता है, ठीक है, इनको हम सिम्टम्स का नाम देते हैं। अच्छा, सिंड्रोम क्या होता है, आप एक सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप ऑफ साइन और सिम्टम्स इज़ कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। तो ये काफ़ी बच्चों को नहीं आती, टीचर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन सिंपल याद रखना है कि जो है डॉक्टर चीज़ें देखेगा उसके अंदर, जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, और सिंड्रोम ये ग्रुप होता है दोनों का, साइन और सिम्टम्स का। सिंपल ये चीज़ याद रखनी। अच्छा, अब हम ना इसको एक क्लिनिकल केस के थ्रू क्या है समझते हैं। लेट्स सपोज हम एक पेशेंट था, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक था, ठीक है, लार्ज आर्टरी में, क्योंकि हमने कहा है कि ये लार्ज आर्टरीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक्स क्या है, बनते हैं, ठीक है। अब जब उसको लार्ज आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस प्लैक था, तो उसमें हमने कोई इन्वेसिव क्या है प्रोसीजर किया। इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर एग्जांपल हमने एंजियोग्राफी की, या हमने एंजियोप्लास्टी की, ठीक है, या हमने एंजियोप्लास्टी की या एंजियोग्राफी की, किसकी, लार्ज आर्टरी की। जब हमने लार्ज आर्टरी की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की, तो उसमें छोटे एम्बुलाए स्मॉल आर्टरी में फंस जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक बड़ी आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी आर्टरी है, इसमें क्या बन गया था, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन गया था। अब यहाँ पे जब हम कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करेंगे, तो ये प्लैक, ठीक है, हमारे पास क्या करेगा, छोटी आर्टरीज़ में बैठ जाएगा, एम्बुलाए, ठीक है, एम्बुलाए, ठीक है, बैठेंगे तो फंस जाएंगे, तो इन्हें हम क्या नाम लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल एम्बुलाए सिंड्रोम का नाम लेते हैं। आई होप कि ये आपका जो है मेन जो चीज़ थी वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या है याद रखना है, रिजल्ट इन ऑर्गन डैमेज ड्यू टू द स्मॉल आर्टरी एम्बुलाई एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स टू लिविडो रेटिकुलरिस। लिविडो रेटिकुलरिस मीन्स कि जब आप स्किन देखते हैं ना, स्किन की वेजल्स को देखते हैं, तो स्पाइडर लाइक, ठीक है, स्पाइडर लाइक जो है आपको वेन्स दिखाई देती हैं, ठीक है, इस तरह से आपको क्या है, वेन्स दिखाई देती हैं, उसे हम लिविडो रेटिकुलरिस का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास डिजिटल स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs कई दफ़ा आ चुका है, ठीक है। वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ब्लू टोथ सिंड्रोम किस में मिलता है, तो आपने क्या है, इसी जो है कोलेस्ट्रॉल एम्बुलाई सिंड्रोम को टिक करना है, ठीक है। या वो आपसे पूछ सकता है कि डिजिटल इस्कीमिया का दूसरा नाम क्या है, इस तरह से आप उसको बताएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्यूट रेनल फेलियर है, सेरिब्रोवेस्कुलर हमारे पास एक्सीडेंट है, गट का इस्कीमिया है। अच्छा, इसके बाद पल्स जो है, पल्सेस जो है आपको रिमेन पैल्पेबल, इट्स मीन्स कि जब आप पेल्पेट करेंगे वो आपको सही मिलेंगे, बिकॉज लार्ज आर्टरीज अनअफेक्टेड। हमने लार्ज आर्टरीज को ठीक कर दिया, लेकिन जो स्मॉल है वहाँ पे हमारे पास एम्बुलाई बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मे फॉलो इन्वेसिव प्रोसीजर, ये भी चीज़ है जो मैंने आपको क्लिनिकल केस के थ्रू बताया है। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एथरो और आर्टरियो में फ़र्क। आर्टरियो में क्या होता है, स्मॉल वेजल्स का डैमेज होता है, ठीक है, ये आपको सिंपल। इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक हाइलीन और हमारे पास दूसरी हाइपरप्लास्टिक होती है।
हाइलीन में क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी क्या है, सब इंडोथीलियम। सब मीन्स अगर हमारे पास क्या है, इंडोथीलियम है। अगर सब इंडोथीलियम बोलते हैं, अगर इंडोथीलियम के नीचे हमारे पास क्या है आ जाए, ठीक है, तो इसमें हाइलीन में आपने क्या देखना है, इट्स मीन्स कि ये नॉर्मल मैं अगेन ड्रा करता हूँ, यहाँ से अगर आपका कोई प्रोटीन जो है, प्लाज्मा प्रोटीन लीक आउट होती है सब इंडोथीलियम के ज़रिए से, तो उसे हम हाइलीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, ये आपको किन किन कंडीशंस में मिलती है, एक हाइपरटेंशन में, दूसरा हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस में ये आपको हाइलीन क्या है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मिलती है। इसमें होता क्या है, आपकी जो वेजल्स की वाल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपकी सब इंडोथीलियम में प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलिटस के केसेस देखते हैं। इसी तरह हाइपरप्लास्टिक के अंदर आपने क्या देखना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये आपके क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। अगर आर्टरी के स्मूथ मसल्स क्या हैं, प्रोलिफरेट कर जाएँ, ठीक है, प्रोलिफरेट कर जाएँ, तो उसे हम हाइपरप्लास्टिक क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये आपको कौन सी बीमारी में मिलता है, ये आपको सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको कौन सी स्किनिंग मिलती है, ऑनियन स्किनिंग। तो एग्जामिनर जब भी एमसीक्यूज बनाएगा वो आपको इस तरह से जो है बताएगा, अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद सीवियर हाइपरटेंशन, ठीक है, जब आपने हिस्टोलॉजिकली चेक किया तो उसमें आपको प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स मिले हैं, तो इसमें वो पूछेगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कौन सी टाइप, हाइलीन है कि हाइपरप्लास्टिक, तो आपने आँख बंद करके हाइपरप्लास्टिक को टिक करना है। अच्छा, ये आपको ऑनियन स्किनिंग का भी नाम बताएगा। तो इसको फर्स्ट एड, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है, हम एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो एक ये ऐसी बुक है जो हम दूसरी किताबों को छोड़ के सिर्फ एक निचोड़ के तौर पर इसको पढ़ते हैं ताकि हम अपना एनएलई या एनआरई क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने, मैं तो यही कहूँगा, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है। सिस्टम्स की तो ए टू जी कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी, हर चीज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक आप कम्प्लेक्स चीज़ का एक निचोड़ निकाल रहे हो, तो उसमें आपने हर चीज़ याद करनी है फर्स्ट एड के अंदर। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है एनोरिज्म के बारे में, क्या बताया था कि एबनॉर्मल डायलेशन होती है किस चीज़ की, आपकी आर्टरीज़ की। एबनॉर्मल क्या है, डायलेशन होती है आर्टरीज़ की, उसे हम एनोरिज्म का नाम देते हैं। एनोरिज्म, अब उसकी भी टाइप्स हैं, एक होती है सेक्युलर टाइप होती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है फ्यूसीफॉर्म एक टाइप होती है। सेक्युलर किस तरह से होती है ये मैं आपको बताता हूँ, यही जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाई थी, इसे हम सेक्युलर टाइप का नाम देते हैं। अगर आपकी आर्टरी दरमियान से इस तरह से फूल्ड है तो उसे हम किसका नाम देते हैं, फ्यूसीफॉर्म एनोरिज्म का नाम देते हैं। तो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए उसकी टाइप्स भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया एओर्टिक एनोरिज्म। एओर्टिक एनोरिज्म है, इट्स मीन्स के एओर्टा की डायलेशन, एबनॉर्मल डायलेशन को हम नाम देते हैं एओर्टिक एनोरिज्म का। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि अगर आपका हमारे पास एओर्टा से कोई कंटेंट लीक हो रहा है या डायसेक्शन हो रहा है, डायसेक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इमिनेंट रप्चर हो जाए तो पेशेंट किन चीज़ों के साथ आएगा, बैक पेन के साथ आएगा और एब्डोमिनल पेन के साथ क्या है, प्रेजेंट करेगा आपको, ठीक है। तो ये एक सिंपल चीज़ थी, आपने इसको याद रखना है। अच्छा, मैंने कहा कि आपको डायसेक्शन के बारे में बताता हूँ, ये मैं रिमूव कर लूँ। अच्छा, डायसेक्शन क्या होता है, नॉर्मल, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी नॉर्मल आर्टरी की कितनी लेयर्स होती है, ठीक है, 3 होती है ना, तो 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और हमारे पास ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये हमारे पास अंदर वाली होती है, ये दरमियान वाली होती है, ये बाहर वाली होती है। अब नॉर्मल ब्लड क्या है, आपकी ट्यूनिका इंटीमा के अंदर होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड किस में होता है, इसमें ट्यूनिका इंटीमा के अंदर होता है। अगर आपका ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका एडवेंटिशिया में ब्लड आ जाए, इन दोनों में अगर आपका ब्लड आ जाए तो उसे हम डाइसेक्शन का नाम देते हैं। तो ये एक साइड पे आप लिखते जाया करें, मैं जो जो पॉइंट बताऊं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। अगेन मैं बताऊं कितनी लेयर्स हैं, पहले आपको लेयर्स पता होनी चाहिए आर्टरी की, ट्यूनिका इंटीमा मीडिया और हमारे पास एडवेंटिशिया। अब नॉर्मल ब्लड आपका ट्यूनिका इंटीमा में रहता है, अगर आपका ब्लड ट्यूनिका मीडिया या एडवेंटिशिया में आ जाए उसे हम क्या नाम देते हैं, डाइसेक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो है ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिक्स में से आप जितने भी पास पेपर करेंगे 1 2 3 एमसीक्यूज़ बने ही बने हैं, ठीक है। अच्छा, थोरेसिक एओर्टिक एनोरिज्म में
आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछता है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इसमें कौन सा होता है, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, ये साइड पे आप लिख लें। तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म में। अच्छा, ये आपको किन बीमारियों के साथ मिलती है, सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन के साथ मिलती है, रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन, बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व, कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़ और मॉर्फन सिंड्रोम। अच्छा, ये आपको टर्शरी सिफिलिस के साथ भी मिलती है, इसका भी आप साइड पर लिख लें। नॉर्मल क्या होता है, वेज़ा विज़ेरम। वेज़ा विज़ेरम क्या करती हैं, आपकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया को सप्लाई देती हैं, ठीक है। अगर आपकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया का रप्चर हो जाए, ठीक है, तो ये ब्लड सप्लाई क्या है, इम्पेयर हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी ये ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसकी वजह से आपको सिफिलिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, सिफिलिस होती है। ओब्लिटरेटिव एंडोट्राइटिस ऑफ द वेज़ा विज़ेरम, इसका यही मतलब है कि नॉर्मल वेज़ा विज़ेरम ट्यूनिका एडवेंटिशिया को सप्लाई देती है। अगर ट्यूनिका एडवेंटिशिया में मसला आ गया है तो ब्लड इम्पेयर हो जाएगा, जिससे सिफिलिस होने के चांसेस होंगे। अच्छा, इसके बाद एओर्टिक रूट डायलिटेशन में लीड टू एओर्टिक वेल्व रिजर्जिटेशन, तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आपने याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म में मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर बताया है हाइपरटेंशन का, तो इसी तरह एग्जामिनर यहाँ से भी आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न पूछता है कि रिस्क फैक्टर इसका कौन सा है, आपने साइड पे लिख लेना है स्मोकिंग, ठीक है। तो वो सीधा एमसीक्यूज पूछता है, एनएलई के अंदर, एनआरई के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो आपसे पूछे कि ज़्यादा रीजंस ले, वो सिंपल आपसे पूछेगा एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म की मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सी है, तो आपने स्मोकिंग को टिक करना है। इसी तरह अगर आपसे थोरेसिक हमारे पास एओर्टिक एनेरिज्म का पूछे तो आपने हाइपरटेंशन को टिक करना है। अच्छा, इसके बाद ये एसोसिएटेड होती है ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल्स जहाँ पे भी आपको टर्म नज़र आए, इसका मतलब होता है 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर्स। इट्स मीन्स कि आपकी ट्यूनिका एंटीमिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इन तीनों को क्या है, ये इन्वेड करेगी, ठीक है। कौन सी, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म की बात होती है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड टोबैको यूज़, ठीक है, टोबैको यूज़ की वजह से, इंक्रीज एज की वजह से, मेल सेक्स की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। अच्छा, मे प्रेजेंट एज द पैल्पेबल पल्साइल एब्डोमिनल मैस। अच्छा, यहाँ पे ना आपको जब आप पेल्पेट करते हैं एब्डोमेन को, तो एक पल्साइल क्या है, आपको एक मैस मिलता है, ठीक है। ये भी एक निशानी आपको देगा जब ये क्लिनिकल केस बनाएगा एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म का, कि डॉक्टर ने पेल्पेट किया, जब उसने पेल्पेट किया तो एक पैल्पेबल क्या है करने पे पल्साइल एब्डोमिनल मैस मिला, ठीक है। या आप जब कोई इमेजिंग टेस्ट करते हैं सीटी, ठीक है, तब भी आपको क्या है ये नज़र आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक ट्राइएड याद रखना है, किसका, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म का। क्या ट्राइएड है, एक पल्साइल एब्डोमिनल मैस जिसकी हमने अभी बात की, दूसरा एक्यूट एब्डोमिनल या बैक पेन होगा उस पेशेंट को, तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन। यहाँ पे आप क्या है इसको ऊपर से लिख सकते हैं कौन कौन से, एक तो हमारे पास पल्साइल एब्डोमिनल मैस, एक्यूट एब्डोमेन, और हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन। ये एक क्लासिक ट्राइएड है किस चीज़ का, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म का। अच्छा, अब उसमें ये भी लिखा है कि मोस्ट ऑफन इंफ्रारेनल, ठीक है, इट्स मीन्स कि ये आपको किडनीज़ की साथ भी अक्सर मिलती है ये डिजीज़, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज़ा विज़ेरम इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने एक चीज़ नहीं छोड़नी। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, क्या बताइए, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म में आपको पहले पता होनी चाहिए मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है, स्मोकिंग। अच्छा, उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ का पूछता है वो आपसे, वो ये आपको बताता है कि पैल्पेबल पल्साइल एब्डोमिनल मैस मिला है, तो ये कौन सी बीमारी में मिलता है, तो ये आपने इसको टिक करना है। फिर वो ट्राइएड आपको बता देगा, तो आपने फिर अगेन वही डिजीज़ देखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अच्छा सिंपल इसमें क्या है, ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर में ट्रोमा हुआ है, ठीक है, या डेसिलरेशन इंजरी हुई है। डेसिलरेशन इंजरी का क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज के एक बंदा कार चला रहा था, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो वो उसकी बॉडी क्या है आगे पीछे हुई, ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आई, तो उसे हम डेसिलरेशन इंजरी का नाम देते हैं। अच्छा, उसने कहा है मोस्ट कॉमनली एट द एओर्टिक इस्थमस, तो यहाँ पे भी आप क्या, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, ये आप साथ बना लें, ठीक है। इस तरह से क्या है हमारे पास, यहाँ से तो आपकी आर्क ऑफ एओर्टा जाएगी, ठीक है, यहाँ से आपकी इस तरह से ये असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, यहाँ पे आर्क ऑफ एओर्टा है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है डिसेंडिंग एओर्टा है,
डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ पे आर्क ऑफ एओर्टा और हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा जहाँ पे मिल रही होती है, यहाँ पे एक हमारे पास एओर्टिक इस्थिमस आता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा जस्ट डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्क ऑफ एओर्टा से आपकी क्या लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, वहाँ पे आपका ये पॉइंट मौजूद होता है एओर्टिक इस्थिमस का, ठीक है। अच्छा, जब आप एक्सरे करेंगे ना, एक्सरे करने पे आपको क्या है, मीडियास्टाइनम क्या है, वाइड मिलता है, मीडियास्टाइनम क्या है, वाइड मिलता है। तो ये निशानी थी हमारे पास ट्रोमेटिक एओर्टिक रप्चर की, सिंपल आपने इसको ऐसे ही रीड कर देना, इसमें कंसेप्ट नहीं था कोई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, एओर्टिक डाइसेक्शन का। डाइसेक्शन मैंने आपको बता दिया था, आई होप कि आपने लिख भी लिया होगा डाइसेक्शन के बारे में, तो आपको पता भी होगा, तो उसको रिकॉल कर लें एक बार, डाइसेक्शन क्या था, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास एओर्टिक डाइसेक्शन में, अगेन साइड पे आप लिख लें, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, हाइपरटेंशन है, ठीक है, थोरेसिक, और हमारे पास एओर्टिक डाइसेक्शन में मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन होता है, जबकि एब्डोमिनल के अंदर आपका क्या है, स्मोकिंग होता है, ठीक है। ये पक्के पक्के एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह आप पास पेपर कोई भी उठाएंगे तो वो सीधी स्टेटमेंट यही उसने पूछी होगी और कोई चीज़ नहीं पूछी। अच्छा, इसके बाद एओर्टिक डाइसेक्शन के बारे में देखें तो इंटीमल टेयर फॉर्मिंग ऑफ फॉल्स ल्यूमर, ठीक है, टेयर हो जाता है, इस मीन्स के फट जाता है, ठीक है, तो ये एक सिंपल चीज़ थी। अच्छा, एसोसिएटेड हाइपरटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, बाइकस्पेड एओर्टिक वैल्व है, इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, कैन प्रेजेंट विद टीयरिंग सडन ऑनसेट चेस्ट पेन, चेस्ट पेन मिलेगा जो कि रेडिएट करेगा किसको, बैक को, और जब आप बीपी मेजर करेंगे ना, दोनों आर्म्स के, लेफ़्ट और राइट आर्म्स के, आपको अनइक्वल मिलेंगे, ठीक है, क्या है, अनइक्वल क्या है, बीपी मिलेगा। तो ये सिंपल आपसे यही चीज़ सेम टू सेम यही चीज़ पिक करेगा, कहेगा मार्केडली अनइक्वल बीपी इन आर्म्स। तो आपको पहली जो सोच होनी चाहिए वो एओर्टिक डाइसेक्शन की होनी चाहिए, इसको आपने क्या है, टिक करना है। अच्छा, इसके बाद अगेन जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं तो मीडियास्टाइनम वाइड मिलता है, इसकी बिना पे आप किसी डिजीज़ को जो है नहीं सोच सकते, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पर रख सकते हैं चेस्ट एक्सरे की बुनियाद पे, अगर आप मीडियास्टाइनम वाइडनिंग की टर्म यूज़ कर रहे हैं तो। अच्छा, इसके बाद इसमें रिज़ल्ट क्या होगा, ऑर्गन का इस्कीमिया हो जाएगा, एओर्टिक रप्चर होगा, डेथ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब उसने ना मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं, सॉरी टाइप्स दी हुई हैं, वो मैं जो है आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं ड्रा कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये आपकी क्या है यहाँ पे इस तरह से मैं क्या है ड्रा कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये आपकी असेंडिंग क्या है, एओर्टा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, आर्क ऑफ एओर्टा है, यहाँ पे क्या है आपका डिसेंडिंग एओर्टा है। अगर ये पहले हम क्या है डी बैके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, डी बैके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अगर ये तीनों लेयर्स असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा में क्या है, डाइसेक्शन हुआ पड़ा है, ठीक है, ये तीनों लेयर्स में, इसे हम डी बैके टाइप 1 क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे अगेन मैं ड्रा करता हूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग एओर्टा का मसला हो, असेंडिंग एओर्टा का मसला, उसे हम डी बैके क्लास टाइप 2 का नाम देते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ क्या है डिसेंडिंग एओर्टा का मसला है, उसे हम डी बैके टाइप 3 का नाम देते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 को मिला के एक और क्लासिफिकेशन बनती है, स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। अगर आप असेंडिंग और आर्क ऑफ टाइप 1 जिसमें तीनों लेयर्स इन्वॉल्व थी, और हमारे पास असेंडिंग एओर्टा वाली जो लेयर है, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये टाइप 1 कहलाती है, ठीक है। ये आपके सीधे सीधे एमसीक्यूज़ है, इनको आपने याद रखना है। अच्छा, अगर हम बाकी लास्ट रहेगी थर्ड वाली जिसमें डिसेंडिंग एओर्टा का मसला था, इसे हम क्या है स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन टाइप 2 का नाम देते हैं, ठीक है। ये 2 क्लासिफिकेशन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल इसको आप बैक करके फिर सुन लेना इस जो है वाइस को, ठीक। अच्छा, एग्जामिनर आपसे ट्रीटमेंट पूछता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, ठीक है, फिर बाद में वैज़ो डायलेटर्स देना है, ठीक है। तो ये सिंपल था इसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो बात थी वो हमारे पास स्टैनफोर्ड टाइप बी की थी,
जो कि स्टैनफोर्ड ए है, इसमें आप डायरेक्ट क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर चला जाता है या एओटिक जो है एक्यूट एओटिक रिजिटेशन में, इसमें हम क्या है सर्जरी करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से सुन लेना अगर आपको समझ नहीं आए। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है। स्टील क्यों बोला गया, क्योंकि चोरी करते हैं। यहाँ पे ना हमारे पास ये दो क्या है, एक है हमारे पास राइट, एक है लेफ़्ट साइड, ठीक है, सबक्लेवियन। अच्छा, यहाँ पे क्या है, दो क्या है आर्टरीज आती है, लाइक हमारे पास लेफ़्ट सबक्लेवियन एक आती है, राइट क्या है सबक्लेवियन। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ, तो ये ब्लॉक होने की वजह से इसकी जो कमी होगी, ठीक है, इसका जो ब्लड होगा, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो आपका राइट सबक्लेवियन क्या है स्टील कर लेगा, चोरी कर लेगा, इसलिए हम इसे सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक ज़बरदस्त किस्म का एक क्या है क्लिनिकल केस बनाता है कि पेशेंट कहेगा जब मैं कोई लाइक वज़न उठाता हूँ तो पेन होने लग जाता है, बीपी डिफरेंट मिलता है आर्म्स में, ठीक है। तो ये एक सिंपल। अच्छा, इसके बाद सिंपल आपने यही चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई वो आर्म की एक्सरसाइज करता है, ठीक है, आर्म्स की कोई एक्सरसाइज करता है तो उस पेशेंट को सिंकपी होने लग जाती है। सिंकपी क्यों होने लग गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लड ही नहीं जा रहा है। जब ब्लड नहीं जाएगा तो उसी साइड पे क्या है सिंकपी होने की वजह से पेशेंट ये प्रेजेंटेशन लाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको हम रीड कर लेते हैं, अगर कोई और पॉइंट रह गया तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेनोसिस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, हाइपोपरफ्यूजन डिस्टल टू स्टेनोसिस। वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि ब्लड स्टील होगा, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कोई होगी, ठीक है, मसला होने की वजह से रिवर्स ब्लड फ्लो होगा, एप्सिलेटरल वर्टिब्रल आर्टरी में जाएगा, रिड्यूस सेरिब्रल जो है परफ्यूजन होगी ऑन एक्सर्शन ऑफ अफेक्टेड आर्म, काजेस आर्म इस्कीमिया, पेन, पैरास्थीसिया, वर्टिब्रेजिलर इंसफिशिएंसी, डिजीनेस, वर्टिगो होने लग जाएगा, मोर देन 15 mmHg डिफरेंस इन सिस्टोलिक बीपी बिटवीन आर्म्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें आप क्या है बता सकते हैं, एथरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस है, टकासियो आर्थराइटिस, इसे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हार्ट सर्जरी, इनकी वजह से क्या है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है, अबाउट सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के बारे में। जो मेन चीज़ याद रखनी है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर, वो सिंकपी को याद रखना है, ठीक है। कोई वज़न उठाएगा, ठीक है, उसकी वजह से सिंकपी होने लगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं वो आप साइड पे लिख लें। सिंकपी, अगर टाई, जो लोग टाई पहनते हैं, टाई की वजह से उनको सिंकपी होती है, उसे हम कैरोटिड साइनस सिंड्रोम का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ट्रिगर ओवर रिएक्शन लीड टू द सडन ड्रॉप हार्ट रेट एंड द बीपी, ठीक है। आपका हार्ट रेट और बीपी क्या है सडन ड्रॉप होगा, जिससे आपको क्या है एक ब्रीफ अनकॉन्शियस होगी, ठीक है, सिंकपी होगी। तो ये एक सादा सा आप लिख लेना है किसके बारे में, कैरोटिड साइनस सिंड्रोम के बारे में। यहाँ पे ना लेट्स सपोज उसने टाई बांधी हुई है, टाई की वजह से जो है उसे उसकी हार्ट रेट और हमारे पास बीपी ड्रॉप कर जाएगा। जब हार्ट रेट और बीपी ड्रॉप करेगा तो उसे सिंकपी होने लग जाएगी। सिंपल ये याद रखना है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम के बारे में। यहाँ तक जो है हम वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह बाकी जो है हम बाद में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।